हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और कल हमने नवंबर क्रॉनिकल का पहला पार्ट कवर किया था, जहां पर हमने राज्य विशेष की खबरें, साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, साइंस और इन्वायरमेंट की न्यूज़ देख ली थी। बाकी वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए हम इसे दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमने पिछली जो क्रॉनिकल हैं वो एक ही पार्ट में कवर की हैं। इस बार इसमें जो फैक्चुअल डेटा और कुछ जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा दी हुई थी। बहुत लंबा वीडियो आप लोगों को भी थोड़ा इरिटेट कर देता, इसलिए इसे दो पार्ट में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाकी इसमें जो आज होगा सार संक्षेप होंगे, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होगी, वन लाइनर होंगे, पत्र पत्रिका सार, और फिर इस क्रॉनिकल मैगजीन मतलब इस मंथ पर आधारित जो कुछ एमसीक्यू होते हैं एंड में, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सेगमेंट है बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा, और इसमें पहला टॉपिक है मास्टर कार्ड की वैश्विक भुगतान पास की सेवा। 29 अगस्त 2024 को वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग को पहले से अधिक सुरक्षित और सरल बनाने के लिए अपनी नई भुगतान पास की सेवा के विश्वव्यापी शुभारंभ की घोषणा की है। ठीक है, तो पेमेंट पास की सर्विस किसकी है? ये मास्टर कार्ड की है। इस सेवा का अनावरण मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में किया गया। तो आपने ये याद रखना है, ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है ये कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, और 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य से आयोजित किया गया। पेमेंट पास की डिवाइस आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेशियल स्कैन का उपयोग करती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये फिंगरप्रिंट और फेशियल स्कैन का उपयोग करेगी। यह सेवा पारंपरिक पासवर्ड और ओटीपी की जगह लेगी, जिससे लेन देन अधिक तीव्र और सुरक्षित होगा। ठीक है, तो ये रहे इसके की पॉइंट्स। तो भुगतान पास की सेवा है किसकी? मास्टर कार्ड की। फिर अगला है भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, हमने ऊपर भी देखा है, के दौरान फिनटेक स्टार्टअप पीओपी ने, फिनटेक स्टार्टअप है ये, पीओपी ने रुपे एवं यस बैंक के सहयोग से भारत के पहले मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया है। तो इसमें तीन जन शामिल हैं। पीओपी ने किसके? तो पीओपी प्लस रुपे, ठीक है, पीओपी प्लस रुपे और प्लस यस बैंक, इन तीनों ने मिलकर जो है भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कॉरपोरेट और फिनटेक रिलेशनशिप के प्रमुख नलित बंसल की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। यह जोमेटो, ब्लिंकिट, कल्ट, रैपिडो, क्लियर ट्रिप और फार्म इजी जैसे शीर्ष ब्रांडों को एक साथ लाता है। तो कुल मिला के आपने याद रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। फिर अगला टॉपिक है टाटा एआईए ने गिफ्ट सिटी में खोली है ऑफशोर शाखा। हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपनी ऑफशोर शाखा शुरू की है। यह कंपनी को अपनी समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज को अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देता है। फिर आगे क्या है? आगे इसके बारे में थोड़ा बेसिक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी में एक वित्तीय केंद्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र है। गिफ्ट आईएफएससी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स को घटाया है। 17 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स, तो आपने याद रखना है ये विंडफॉल टैक्स काहे पे लगता है? घरेलू कच्चे तेल पर। ठीक है, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी सेड को शून्य पर बरकरार रखा गया है। बात करें विंडफॉल टैक्स की, तो यह एक ऐसा कर है जो किसी विशेष परिस्थिति में अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों या व्यक्तियों पर लगाया जाता है। ठीक है, कंपनियों पर भी लगाया जाता है और व्यक्तियों पर जिन्होंने अप्रत्याशित लाभ प्राप्त किया हो। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, विंडफॉल टैक्स दर की गणना सरकार की नीतियों और परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती हैं। समय समय पर सरकार टैक्स में छूट भी प्रदान करती है। अगला देखते हैं। पेग लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हेतु आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भुगतान केंद्रित स्टार्टअप है एक, पेग लोकल। इसको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। इस प्रकार अब पेग लोकल को रेजर पे, कैश फ्री और सीसी एवेन्यू जैसी कंपनियों की तरह ई कॉमर्स व्यापारियों के लिए भुगतान सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये क्या है?
जैसे आप मान लीजिए टिकट बुक करते हैं तो आपको दिख के आता होता है रेजर पे, ठीक है, रेजर पे के थ्रू। तो ये थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो आपके पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही एक ये पेगलोकल है, ये एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करेगा। ये यहाँ पर लिखा भी है, जो भुगतान एग्रीगेटर या पेमेंट एग्रीगेटर एक तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता है जो ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान भेजना और प्राप्त करना संभव बनाता है। फिर उद्योग एवं व्यवसाय सेगमेंट को देखते हैं। इसमें क्या है कि टाटा मोटर्स फाइनेंस एवं टाटा कैपिटल के विलय को मंजूरी मिल गई है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड यानी टीएमएफएल को के टाटा कैपिटल लिमिटेड यानी टीसीएल में विलय को मंजूरी दे दी है। तो अब कुल मिला के टीएमएफएल टीएसएल में विलय हो जाएगा, ठीक है। टीसीएल टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी है जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश और ऋण कंपनी के रूप में काम करती है। तो कुल मिला के जो ये टीसीएल है ये एक एनबीएफसी थी। बाकी अगर बात करें तो टीएमएफएल तो ये वाहन वित्त पोषण और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण और सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। आगे देखते हैं पोर्ट टैलबोट परियोजना हेतु टाटा स्टील का समझौता। टाटा स्टील ने वेल्स के, ठीक है, इंग्लैंड एवं वेल्स आपने सुना होगा, तो वेल्स के पोर्ट टैलबोट स्टील वर्क्स में अपनी महत्वाकांक्षी 1.25 बिलियन पाउंड की हरित स्टील परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड के अनुदान वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नॉलेज के लिए ठीक है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर एक थोड़ा बेसिक दिया हुआ है, इसे देखते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ठीक है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अगर फिजिक्स से रिलेट करे देखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के 3 वर्ष के भीतर 2027 के अंत तक चालू होने की संभावना है। ये कोयला चालित ब्लास्ट भट्टियों का स्थान लेंगे जिनका प्रभावी जीवन काल समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस क्या करेंगे, ये कोयला चालित जो ब्लास्ट भट्टियाँ हैं उनका स्थान लेंगे। विद्युत आर्क भट्टी या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में विद्युत धारा का उपयोग कर स्क्रैप स्टील या लोहे को पिघलाकर स्टील बनाया जाता है, ठीक है। जबकि ब्लास्ट भट्टी में क्या होता है, कोक का उपयोग किया जाता है जो कोयले से बना एक कार्बन गहन ईंधन है। फिर आगे देखते हैं। एलआईसी ने आईआरसीटीसी में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि की है। आईआरसीटीसी क्या है, जहाँ से अपने आप टिकट विकट बुक करते हो। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी ने कहा है कि उसने रेल मंत्रालय के तहत मिनी रत्न श्रेणी, ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.3% कर दी है। बाकी बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एक वैधानिक निगम है। 1 सितंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। बात करें आईआरसीटीसी की, तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी भारतीय रेलवे की विस्तारित शाखा के रूप में। अगला देखते हैं, यूएई भागीदारों के साथ एसआईडीएम के रक्षा सहयोग समझौते। 18 सितंबर 2024 को रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एसआईडीएम ने अमीरात रक्षा कंपनी परिषद और एज ग्रुप यूएई के साथ रक्षा उद्योग सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर हस्ताक्षर अबू धाबी में आयोजित पहली भारत यूएई रक्षा उद्योग साझेदारी फोरम के दौरान किए गए। तो कुल मिला के आपने याद रखना है, ये जो पहली भारत यूएई रक्षा उद्योग साझेदारी फोरम है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। पहली है इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, और अबू धाबी और भारत के रिलेशन आजकल ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, इसलिए आपने ये याद रखना है। अब बात करते हैं सार संक्षेप की, ठीक है। तो इसमें है चर्चित व्यक्तित्व। पहला है रणधीर सिंह। तो 5 बार के ये ओलंपियन और अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह नई दिल्ली में आयोजित एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा के दौरान इसके अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो आपने याद रखना है, एशियाई ओलंपिक परिषद के ये अध्यक्ष बने हैं और ये पहले भारतीय हैं जो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अब एशियाई ओलंपिक परिषद एक गैर सरकारी निकाय है जो एशिया में खेलों को नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना 1949 में नई दिल्ली में एशियाई खेल महासंघ के रूप में की गई थी। वर्तमान में एशियाई ओलंपिक समिति में 45 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है रणधीर सिंह के बारे में। अगला है मनु भाकर। तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
निशानेबाजी में 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो कौन है ये? पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पदक जीतने वाली, ठीक है, भारत की पहली एथलीट भी बनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट कौन है? मनु भाकर। फिर आगे देखते हैं। आगे है नए कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपने कि अभी जो कैबिनेट सचिव बने हैं नए, ये कौन है? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। इन्होंने राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद कैबिनेट सचिव का पदभार ग्रहण किया है। बाकी ये क्या थे, ये हमारे लिए इतना जरूरी है भी नहीं। राजेश वर्मा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं राजेश वर्मा। इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये आपने याद रखना है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश वर्मा, ठीक है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ये आपने याद रखना है, ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है। आयोग का उद्देश्य है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना, ठीक है। तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए। आगे देखते हैं वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? अभी अमरप्रीत सिंह ने, ठीक है। सिर्फ इतना नाम आपने याद रखना है। आगे देखते हैं वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एसपी धारकर। तो भारत सरकार ने एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख यानी वाइस चीफ नियुक्त किया है। तो वायुसेना का अगला उप प्रमुख या वाइस चीफ कौन है? एसपी धारकर। एनसीबी के महानिदेशक की नियुक्ति जो हुई है वो कौन है? तो एनसीबी का नया महानिदेशक अभी नियुक्त किया गया है, किसको? अनुराग गर्ग को, ठीक है। बस आपने याद रखना है इतना ही नाम कि एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है अनुराग गर्ग को। बाकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यह गृह मंत्रालय के तहत एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में मादक पदार्थों की तस्करी और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने की जिम्मेदारी के साथ की गई थी, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और ये गृह मंत्रालय के अधीन है। फिर आगे देखते हैं एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो एसएसबी के अभी महानिदेशक बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। एसएसबी के बन गए हैं महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। फिर आगे देखते हैं अशोक राज सिगडेल नेपाल के सेना प्रमुख। तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल ने, इन्होंने नवनियुक्त सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल को नेपाली सेना के 45वें सेना प्रमुख के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ये नेपाल के हैं, भारत से इनका कोई लेना देना है नहीं, फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेपाल के सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? अशोक राज सिगडेल। फिर जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्त हुई है? जफर हसन, ठीक है। जफर हसन जो हैं ये जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि जॉर्डन जो है इस बार लाइमलाइट में रहा है। अब बात करते हैं निधन की, क्योंकि आरओ से निधन को लेके एक जो क्रोनोलॉजी सेट करने का आया है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो देख सकते हैं। जयंत कुमार पुशीलाल 10 सितंबर 2024 को, कब इनका निधन हुआ है? 10 सितंबर को इनका निधन हुआ है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता टेबल टेनिस कोच हैं, ठीक है। ये टेबल टेनिस के कोच थे जयंत कुमार पुशीलाल। फिर आगे देखते हैं सीताराम येचुरी। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे सीताराम येचुरी। इनका निधन कब हुआ है? 12 सितंबर को इनका निधन हो गया है। ये एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है। के चेलप्पन, तो 9 सितंबर 2024 को कब हुआ इनका निधन? 9 सितंबर को इनका निधन हुआ है। 9 सितंबर 2024 को प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक अनुवादक के चेलप्पन का 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा का बंगाली से तमिल में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में एडिशनल इन्फो थी।
अब देखते हैं अरुणा वासुदेव के बारे में। तो 4 सितंबर 2024 को प्रसिद्ध भारतीय फिल्म विद्वान, आलोचक यानी क्रिटिक्स, फेस्टिवल क्यूरेटर अरुणा वासुदेव का 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। कब हुआ है? 4 सितंबर को इनका निधन हुआ है। अब आगे देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। तो लापता लेडीज ऑस्कर 2025 हेतु आधिकारिक प्रविष्टि 23 सितंबर 2024 को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसने? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। लापता लेडीज है किसकी? किरण राव की, ठीक है। और किसने घोषणा की है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। बाकी आगे देखते हैं। आगे है संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो 1 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में जाने माने नाद स्वरम वादक शेषमपट्टी शिवालिंगम को, ठीक है, शेषमपट्टी शिवालिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। नाम याद रखना आपने, शेषमपट्टी शिवालिंगम, इन्हें संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री षणमुखानंद ललित कला एवं संगीत सभा द्वारा किया गया है, ठीक है। शेषमपट्टी शिवालिंगम ने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नादस्वरम की शुभ परंपरा को संरक्षित किया है। और नादस्वरम है क्या? ये एक दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है जिसे इसकी मधुर और तीव्र ध्वनि के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो मिस यूनिवर्स या ऐसे कुछ जो भी पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है, रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। 22 सितंबर 2024 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में गुजरात की रिया सिंघा, कहाँ की हैं ये? गुजरात की हैं। और ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 है, ये कहाँ हुआ है? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। इन्होंने खिताब जीता है रिया सिंघा ने, और ये गुजरात से संबंधित है। ये अब वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो नवंबर 2024 में मैक्सिको में आयोजित की जाएगी। तो जो मिस यूनिवर्स 2024 है, इसका आयोजन कहाँ होगा? मैक्सिको में, नवंबर में। तो हो सकता है जो दिसंबर में होने वाले एग्जाम है वहाँ पर हमें यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन मिस यूनिवर्स संगठन MUO द्वारा किया जाता है, जो USA और थाईलैंड स्थित वैश्विक समावेशी संगठन है। मिस यूनिवर्स एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ICMR को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने घोषणा की कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को प्रतिष्ठित 2024 @UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला है। 2024 @UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड किसे दिया गया है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को। गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण तथा व्यापक NCD संबंधित सतत विकास लक्ष्यों पर बहुक्षेत्रीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार से दिया गया है। फिर ये जो इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास होता है उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं इन्हें देखते हैं। अभ्यास वरुण, ये 22वां संस्करण अभी इसका आयोजन हुआ है, और ये किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है वरुण, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है वरुण। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ ये याद रखिएगा, भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ इस अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के एयरबेस पर पहुंचा था। अगला है युद्ध अभ्यास 2024। ये किसके बीच में होता है? तो इंडिया प्लस USA के बीच में होता है युद्ध अभ्यास 2024, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये 20वां संस्करण आयोजित हुआ है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का। यह युद्धाभ्यास वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। फिर देखते हैं तरंग शक्ति 24 चरण 2 अभ्यास, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 अगस्त से 14 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति 24 चरण 2 अभ्यास सबसे बड़े और भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास हवाई अभ्यास है ना, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कुल 10 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया, जबकि अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए।
इसका पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 के मध्य तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर आयोजित किया गया था। अब इसमें बहुत सारी कंट्री हैं, तो नाम तो नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि ये मान लीजिए दे देंगे कि ये जो हुआ है भारत की नौसेना और मलेशिया या किसी भी देश से रिलेट करके दे देंगे, जबकि क्या है, ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था और ये 2 चरणों में आयोजित हुआ है। पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 के मध्य तमिलनाडु में हुआ और दूसरा चरण अब जोधपुर में हो रहा है। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने इसे प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित करने की घोषणा की है। प्रत्येक 2 वर्ष में अब इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह। तो अल नजाह किसके बीच में होता है? इंडिया और ओमान के बीच में। इंडिया और ओमान के बीच में अल नजाह मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है। तो ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये रहा। बाकी आगे देखते हैं चर्चित पुस्तकें। ठीक है। तो पहली पुस्तक है श्री राम इन तमिलगम एन सेपरेबल बॉन्ड। ये किसकी किताब है? डॉक्टर डी के हरी एवं डॉक्टर डी के हेमाहरी। ठीक है। श्री राम इन तमिलगम एन सेपरेबल बॉन्ड। अगर इसमें भगवान का नाम आ रहा है और इधर भी हरी आ रहा है तो इससे आप टिक कर सकते हैं। रणधुरंधर शाहजी राजे भोसले। रणधुरंधर शाहजी राजे भोसले, ये किसकी किताब है? अमर युवराज डांगट की। ठीक है। अमर युवराज डांगट की किताब है। शाहजी राजे भोसले ये युवराज थे, तो यहाँ भी आप अगर युवराज आ जाए तो भी मार्क कर पाएंगे। खाकी में स्थित प्रज्ञ। खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये किताब किसकी है? अनिल रतूड़ी की। ठीक है। अनिल रतूड़ी की है खाकी में स्थित प्रज्ञ। बियॉन्ड बिरयानी हैदराबाद ड्रीम फैक्ट्रीज। बियॉन्ड बिरयानी हैदराबाद ड्रीम फैक्ट्रीज, ये किताब किसकी है? दिनेश सी शर्मा की। फिर ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आर कन्नन की जो किताब है द डीएमके ईयर्स। ठीक है। द डीएमके ईयर्स एशेंट डिसेंट और सर्वाइवल, ये किताब किसकी है? आर कन्नन की। स्वैलोविंग द सन। ठीक है। स्वैलोविंग द सन, ये किताब किसकी है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की। तो ये आपने कुछ ही किताबें हैं, याद हो जाएंगी आराम से अगर कोई छोटी मोटी ट्रिक आप बना लेंगे। फिर बात करते हैं चर्चित दिवस की, जहाँ पर एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। थीम के साथ भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पहला है 2 सितंबर। ठीक है। 2 सितंबर को क्या मनाया गया है? विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या थी? कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। 7/9/2024 यानी 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 7 सितंबर को, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को, और इसकी थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। फिर 10 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जिसकी थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। फिर बात करते हैं 14 सितंबर की। तो 14 सितंबर को मनाते हैं विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, और जिसकी थीम है फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक है। और इसकी थीम क्या है? इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट ऑल लेवल्स। ठीक है। 16 सितंबर को मनाते हैं, ये फेवरेट टॉपिक रहता है वनडे एग्जाम में, तो 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस, जिसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। 20 सितंबर की बात करें तो 20 सितंबर को मनाते हैं विश्व सफाई दिवस। ठीक है। इसकी थीम है आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर। 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को, और इसकी थीम है शांति की संस्कृति का विकास। 22 सितंबर को मनाते हैं विश्व राइनो दिवस। ठीक है। ये भी 1-2 बार पूछा गया है। तो विश्व राइनो दिवस मनाते हैं 22 सितंबर को, और इसकी थीम है पांचों को जीवित रखना। ठीक है। 5 मतलब इनकी जो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं उससे रिलेट करता है। 22 सितंबर को ही विश्व नदी दिवस मनाते हैं, और जिसकी थीम है जीवन के जलमार्ग। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, और इसकी थीम है पर्यटन और शांति। ठीक है। ये भी पूछा जाता है विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखेंगे जो खेल का घटनाक्रम है। ठीक है। उसमें देखेंगे पहला टॉपिक है पेरिस पैरालंपिक 2024। तो पहली बात तो ये कब से कब तक रहा है? 28 अगस्त से शुरू हुआ था। 28 अगस्त से शुरू हुआ और 8 सितंबर तक। ठीक है। और कहाँ हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ है, और रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो कितने पैरा एथलीट गए थे? 84 पैरा एथलीट यहाँ पर गए थे।
भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने गोल्ड मेडल, सात जो हैं गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे क्रोनोलॉजी। तो 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ भारत ने 18वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपने टैली याद रखनी है। गोल्ड 7 हैं, सिल्वर 9 है और 13 जो है वो ब्रॉन्ज हैं। टोटल की बात करें तो टोटल 29 है और भारत ने रैंक क्या हासिल की है, वो है 18वीं रैंक भारत ने हासिल की है। जबकि चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है और 124 पदक के साथ ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। पैरालंपिक की बात हो रही है। जबकि समापन समारोह की बात करें तो भारतीय ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक थे समापन के टाइम पे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह। प्रीतिपाल पैरालंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है। ठीक है, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर की T35 स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता कुछ जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में देखेंगे। सारे तो देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 29 लोगों को देखना पड़ेगा और वो याद भी नहीं रहेंगे। तो अवनी लेखरा, ये किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। शूटिंग इनका खेल है। इन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। प्रीतिपाल ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है और इन्होंने महिला 100 मीटर T35 में कांस्य पदक जीता और ये समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक भी थी। ठीक है, मनीष नरवाल ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इन्होंने रजत पदक जीता। निषाद कुमार एथलेटिक्स। ठीक है, निषाद कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47 रजत पदक जीता है इन्होंने। फिर आगे बात करते हैं, आगे हैं मनीषा रामदास। मनीषा रामदास किस खेल से रिलेट करती हैं? बैडमिंटन से, और महिला एकल SU5 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुहास यथिराज ये एक IPS अधिकारी हैं। ठीक है, इन्होंने पिछले पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। बैडमिंटन खेलते हैं ये और इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है। राकेश कुमार और शीतल देवी, ये शीतल देवी का जो वीडियो है बहुत हाईलाइटेड हुआ था तो थोड़ा याद रखिएगा। राकेश कुमार और शीतल देवी ये तीरंदाजी से रिलेट करते हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में। फिर बात करते हैं सुमित अंतिल की, जो कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो सुमित अंतिल एथलेटिक्स खेल से संबंधित हैं और पुरुषों का जैवलिन थ्रो F64 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर आगे देखते हैं हरविंदर सिंह। ठीक है, ये भी समापन समारोह में इन्होंने ये जो भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, समापन समारोह के टाइम पे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल भारतीय ध्वजवाहक थे। हरविंदर सिंह कौन है? इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय तीरंदाज हैं। तो ये तीरंदाजी खेल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगले हैं कपिल परमार। इन्होंने ये जूडो खेल से संबंधित है कपिल परमार और इन्होंने इस खेल में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपने याद रखने हैं कुल मिला के। आगे देखते हैं टेनिस से रिलेटेड। तो US ओपन 2024 अभी ये लेटेस्ट हुआ है तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। 19 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में US ओपन चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हमें आगे देखनी है टेबल। ठीक है, तो सीधे टेबल पे जाते हैं। US ओपन 2024 के विजेता, तो पुरुष सिंगल्स की बात करें यानी पुरुष एकल की बात करें तो जीता कौन है? जे सिनर जीते हैं। इटली के खिलाड़ी हैं जे सिनर। इन्होंने ये विजेता रहे हैं US ओपन के और इन्होंने हराया किसको है? टेलर फ्रिट्ज को हराया है और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो विजेता कौन रही हैं? आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका विजेता रही हैं US ओपन की और ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को और ये भी अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर बात करते हैं पुरुष डबल की। तो पुरुष डबल में है मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्सन, ये विजेता रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है के क्राविट्ज और टी पुट्स, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, महिला डबल में देखेंगे तो ल्यूडमिला किचेनोक ये यूक्रेन की खिलाड़ी हैं और जेलेना ओस्टापेंको लातविया,
तो महिला डबल में ये जीते हैं ल्यूडमिला किचोनोक और जेलेना ओस्टापेंको, और इन्होंने हराया है क्रिस्टीना म्लादेनोविक, ये जो कि फ्रांस की खिलाड़ी हैं, और झांग सुवाई को। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेसिकली ये दो रहते हैं। अब यहाँ पर पांचों में पढ़ रहा हूँ। मिश्रित युगल की बात करें तो सारा ईरानी और एंड्रिया ववाशोरी ये इटली की हैं, और इन्होंने हराया है डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेट जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, तो आपने दो पर खासा ध्यान रखना है। बात करते हैं हॉकी की, तो भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चीन के हुलुन बुइर शहर में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चीन के हुलुन बुइर शहर में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने चीन के खिलाफ 1-0 की जीत दर्ज कर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। तो जो फाइनल हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और चाइना के बीच हुआ था। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था वो भारत और चीन के बीच में हुआ, जिसमें भारत ने चीन को 1-0 से हराकर ट्रॉफी जीती है। चीन को हराने के साथ ही भारत ने रिकॉर्ड 5वीं और लगातार दूसरी बार एशियाई खिताब जीता है। हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है, जिनको सरपंच साहब बोले हैं, जो इस नाम से बहुत फेमस हुए, तो हरमनप्रीत सिंह को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। फिर आगे देखते हैं जूडो से रिलेटेड। एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2024 31 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में, ठीक है, दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित 4 दिवसीय एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भारत की हिमांशी टोकस ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? 29 अगस्त से 1 सितंबर 2024 के मध्य कोरिया के मुंगयोंग शहर में इसका आयोजन किया गया। फिर आगे देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले भारत के 10वें गेंदबाज। तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, भारत के 10वें गेंदबाज बन गए हैं। अनिल कुंबले 953 विकेट, रविचंद्रन अश्विन 744 विकेट, हरभजन सिंह 707 विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के शीर्ष 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो अब देखते हैं जेवलिन थ्रो के बारे में, और इसमें है डायमंड लीग 2024। तो 13 से 14 सितंबर 2024 तक बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किंग बाउडॉइन स्टेडियम में डायमंड लीग 2024 फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का थ्रो फेंका, और इसके साथ ही वो इस स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। तो डायमंड लीग 2024 आयोजन कहाँ हुआ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और नीरज चोपड़ा यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं। 87.86 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका। ठीक है, आगे देखते हैं कुश्ती के बारे में। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 2 से 8 सितंबर 2024 के मध्य स्पेन के पोंटेवेद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है स्पेन में। ठीक है, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। फिर अब देखेंगे वन लाइनर समसमायिकी। ठीक है, तो बेसिकली जो हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उनको डिटेल में यहाँ पर उनका एक संक्षिप्त रूप दिया होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं राज्य समाचार। 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी, यानी फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 19 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने विशाखापत्तनम में किस बहुप्रतीक्षित मेला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? तो ये जो 19वां दिव्य कला मेला है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश में। 19 सितंबर 2024 को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित गुणवत्ता अवधारणा पर चैप्टर कन्वेंशन 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी लोगों में निवेश, बेहतर भविष्य का निर्माण। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ठीक है, JCC कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में। आगे देखते हैं। 4 सितंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने ईटानगर के राजभवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में किसे राज्यपाल पदक प्रदान किया है? तो असम राइफल्स इकाइयों के अधिकारियों और कर्मियों को इन्होंने ये पदक दिया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में।
तो 23 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया? किसका किया है? एक पेड़ माँ के नाम। इसमें आगे है 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर कहाँ समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया? तो ये जुहू बीच मुंबई में। 19 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, ठीक है, नदी उत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? VTU VRIF के बीच में MOU साइन हुआ है। 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन। आगे देखते हैं। 18 सितंबर 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य को बदलने में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना यानी फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक शीर्षक से एक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। 18 सितंबर 2024 को भारतीय थल सेना ने दिल्ली कैंट स्थित सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ में किसके साथ एक MOU पर साइन किया है? तो तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ, ठीक है, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ MOU साइन किया है। अगला है 17 सितंबर 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो यह है रोमानिया के साथ, ठीक है। आगे की बात करें तो 17 सितंबर 2024 को किस संस्था ने नई दिल्ली में स्थित अपने परिसर में 2 सप्ताह के ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू किया है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रम। 14 सितंबर 2024 को किसने वर्चुअल माध्यम से लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र यानी क्रिएट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है ये? केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने क्रिएट का उद्घाटन किया है। 14 सितंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस एक नए खंड को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये खंड है नया सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय फिल्म खंड 2024। 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण। 11 से 12 सितंबर 2024 के मध्य नागरिक उड्डयन पर द्वितीय एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ किया है इन्होंने? नई दिल्ली में किया है। आगे देखते हैं। सितंबर 2024 में भारत ने पहली बार हस्त प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित की है। यह पंजीकरण किस संगठन द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री में स्वीकार किया जाएगा? तो ये किस रजिस्ट्री में? राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो में। 5 से 9 फरवरी 2025 के मध्य वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 5 से 9 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित होगा कहाँ? नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2024 को भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 2 से 15 सितंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से कहाँ छाप निफ्ट दिल्ली हाट कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। आगे देखते हैं आर्थिकी से रिलेटेड वन लाइनर कि 18 सितंबर 2024 को पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कब तक दोगुनी होने की संभावना व्यक्त की है?
तो कब तक इनका टारगेट क्या है? वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दोगुनी होने की संभावना व्यक्त किया गया है। ठीक है। 3 सितंबर 2024 को विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर पूर्वानुमान 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है विश्व बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 की थीम क्या थी? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करें। ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम क्या थी? शांति की संस्कृति का विकास करना। 19 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये घोषित किया है जॉर्डन को। 17 सितंबर 2024 को गति शक्ति विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एक MOU साइन किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य कहां पर आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो कहां पर आयोजित थी ये? ब्राजील के कुइयाबा में। ठीक है, ब्राजील के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, क्योंकि इस बार जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को, ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने मूल्य के हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनो बॉयज के विक्रय की घोषणा की है? तो 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का देगा। बाकी आपने ये याद रखना है, सोनो बॉयज क्या है? अमेरिका ने दिया है इसको, और ये है हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, सोनो बॉयज। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर ये तो कोई काम का नहीं है, बाकी ये याद रखना आपने, जो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये किसका है? UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 2 सितंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने किस देश के लेखा देता प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए हैं। अगला देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो 23 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टिन तथा फोरेंसिक संचालित साइबर सुरक्षा में विश्व की किस अग्रणी कंपनी ने संयुक्त रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रमाणित सुरक्षा पेशेवर CSPAI कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो कौन सी कंपनी है? सीसा कंपनी। ठीक है, सीसा कंपनी ने शुभारंभ किया है। आगे है 21 सितंबर को आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज नैनीताल ने अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसके साथ एक MOU साइन किया है? किसके साथ किया है? एरीज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बस 1 के पहले मॉड्यूल के विकास को स्वीकृति दी है? तो गगनयान कार्यक्रम। 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने INS मालपे, ठीक है, INS मालपे और INS मुल्की नामक 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जलावतरण किया है। ये हमने देखा था। तो कहाँ किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची में। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इन दोनों एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का अनावरण किया गया है या जलावतरण किया गया है। 3 सितंबर 2024 को NDA कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने पुणे में किस विमान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सिमुलेटर का उद्घाटन किया है? तो कौन सा विमान है? सुपर डिमोना विमान सिमुलेटर। इसके लिए पुणे में ठीक है, स्वदेशी रूप से एक सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया है। फिर पर्यावरण कार्यक्रम देखते हैं। तो 19 सितंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किन 2 संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सी संस्थाएं हैं? द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन। आगे देखते हैं, 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 30वें ओजोन दिवस के अवसर पर, ठीक है, 30वें ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है।
10 सितंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किस संस्था ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के उल्लंघन को दंडित करने के लिए सख्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश पेश किए हैं? तो किसने? सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे देखते हैं योजना और कार्यक्रम में। तो 19 सितंबर 2024 को इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन आईबीडी ने इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। ठीक है, तो इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा किसने की है? इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने। इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों के विकास को अपनाना और आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो काम की चीज़ है, 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संचार भवन नई दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो यह है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस लिए शुरू किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए। 12 सितंबर 2024 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में किस ऐप का शुभारंभ किया? ये हमने देखा था, यह है रंगीन मछली मोबाइल ऐप। ठीक है, फिर खेल में देखते हैं। भारत द्वारा 17 से 18 सितंबर 2024 के मध्य खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलुन बुइर शहर के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने किस देश के खिलाफ 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज की है? तो चीन के खिलाफ 1-0 से चीन को हराया था। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो मनु भाकर को। ये हमने खेल में देखा था। ठीक है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल पदक जीते हैं 29। और अगर टैली की बात करें तो 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। और पैरालंपिक में भारत की रैंक क्या थी? 18वीं रैंक थी। ठीक है, जबकि नंबर 1 पर था चाइना। आगे देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा प्रश्नोत्तर सार। ये सेगमेंट हम कभी कवर नहीं करते हैं, आज भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023, ये जो 5 चरणों में परीक्षा हुई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन्हें यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे काम का सेगमेंट है पत्र पत्रिका सार संक्षेप योजना। यहाँ पर भी बजट दिया होगा और बजट हम लगभग इस बार अपने चैनल पर चौथी या 5वीं बार कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। वन लाइनर के रूप में, सार्वजनिक वित्त और विकास, भारत की बजटीय प्राथमिकताओं का मूल्यांकन। वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट किसके कल्याण पर बल देता है? तो गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण पर। ठीक है, बजट में लक्षित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? रोजगार सृजन, कौशल विकास, लघु और मध्यम उद्यम। बजट प्रस्ताव के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है? तो कितने प्राथमिकता क्षेत्र हैं? 9 क्षेत्र हैं। यह लगातार निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट है? 7वां बजट है जो उन्होंने पेश किया है। बजट में प्राथमिकता वाले 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा है रोजगार और कौशल, तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये जो 9 हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर हैं बजट में। कृषि क्षेत्र कितने प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करती है? तो 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान करता है कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। कृषि देश के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान करती है? तो 18.2% का योगदान करती है कृषि। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है। मान लीजिए अगर उन्हें फैक्चुअल बेस पूछना होगा तो ऐसे परसेंटेज दे देंगे 18.2, 18.4, 18.3, 18.7। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर है बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को? 1.52 लाख करोड़ रुपया दिया गया है।
बजट में अगले 2 वर्षों में देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना और सहायता देना है? 1 करोड़ किसानों को प्रेरित करना है अगले 2 वर्षों में। फिर आगे देखते हैं, भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है फल और सब्जियों के मामले में। प्रधानमंत्री पैकेज का लक्ष्य 5 वर्षों में कितने करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है? 4.1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है 5 वर्षों में। आगे है, पूर्वोदय योजना का उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों का विकास करना, जिससे भारत के पूर्वी क्षेत्र को विकसित भारत के लिए एक इंजन में बदला जा सके। फिर आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कहाँ संचालित किया जाएगा? ये किया जाएगा आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में। ठीक है, आगे है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से कितने ग्राम लाभान्वित होंगे? तो 63,000 ग्राम लाभान्वित होंगे। उत्तर पूर्व में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी उत्तर पूर्व क्षेत्र में? ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। और कितनी शाखाएं खोली जाएंगी इसकी? 100 शाखाएं वहां पर खोली जाएंगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्षेत्र के लिए है। सरकार मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के कौन सी सावधि ऋण सुविधा शुरू करेगी? तो ये है ऋण गारंटी योजना। और इसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 9,812 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। कौन सा बैंक सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलेगा और उन्हें सीधे ऋण उपलब्ध कराएगा? तो कौन है ये? सिडबी। ठीक है, आगे देखते हैं, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय में तो आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी सालाना कितने प्रतिशत की दर से अधिक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 7% से अधिक का अनुमान लगाया गया है। बजट में विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर 40% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव है? 35%। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब एंड स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने के लिए 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है? तो कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान? 1,000। ये संख्या आपने याद रखनी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेड करने से कितने लाख युवाओं का प्रासंगिक और रोजगार योग्य कौशल का विकास होगा? 20 लाख। फिर आगे देखते हैं, बजट में पहली बार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को कितने रुपए तक की 1 महीने की सब्सिडी प्रदान करने की योजना है? तो 15,000 रुपये तक की 1 महीने की सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगेगा? 12.5% की दर से कर लगेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कितने लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है? 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देती है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष तक के लिए विस्तारित किया गया है? 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। और ये कब शुरू हुई थी? 2020 में। भारत की रोजगार गाथा में एक नया अध्याय, ये देखते हैं, देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से माहौल बनाने का काम किसे सौंपा गया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को। हाल के दशकों में भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन कौन सा क्षेत्र रहा है? तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र जो है वो आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन रहा है। एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के साथ पंजीकृत फर्स्ट टाइमर कर्मचारियों को 3 किस्तों में कितने रुपए तक प्रदान किए जाएंगे? तो 15,000 रुपये तक प्रदान किए जाएंगे। कौन से 2 प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं जो उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाने में सहायक कर रहे हैं? तो 2 पोर्टल हैं, सहायक ये श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल। ठीक है, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल। आगे देखते हैं, वेतनभोगी वर्ग और उपभोक्ता विकसित भारत का आधार। तो वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत आयकर से कितने लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है? व्यक्तिगत आयकर की बात कर रहे हैं, तो कितने करोड़ का अनुमान है? 11.87 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। फिर कारपोरेट आयकर से यानी निगम कर से कितने लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है? 10.20 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। फिर आगे देखते हैं, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव है? तो 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
वह कौन सी योजना शुरू की जाएगी जिसमें अवयस्कों के माता पिता और उनके अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा? तो ये है एनपीएस वात्सल्य, कैबिनेट द्वारा हाल ही में अभी स्वीकृत कर ली गई है। सशुल्क इंटर्नशिप योजना के तहत, ये आपने याद रखना है, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कितने शीर्ष कंपनियों में सशुल्क इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने हैं? तो 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 2030 तक भारत दुनिया की युवा उपभोक्ता बाजार का कितना हिस्सा होगा? तो 5वां हिस्सा होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022 में कितने अमेरिकी डॉलर हो गई है? 2341.10 अमेरिकी डॉलर हो गई है 2022 में। फिर आगे देखते हैं नवाचार अनुसंधान और विकास में। इसमें है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत का अतिरिक्त आवंटन मिला है? तो 31% का अतिरिक्त आवंटन मिला है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का व्यापक लक्ष्य क्या है? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना यानी आर&डी, विकसित करना तथा भारतीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का कितना है? 1/3 है। ठीक है, ये डेटा आपने याद रखना है। भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का 1/3 है। भारत एआई मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? जून 2024 में। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत को एक अग्रणी एआई आर&डी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट और तैनाती देश के रूप में स्थापित करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं भू आधार। अब ऊर्जा सुरक्षा में देखते हैं। बिजली मंत्रालय के अनुसार जून 2024 में भारत के विद्युत का कितने प्रतिशत हिस्सा कोयला, गैस और डीजल जैसे खनिज स्रोतों से प्राप्त हुआ? तो 54.5% हिस्सा प्राप्त हुआ है। विद्युत उत्पादन में गैर खनिज स्रोतों का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? शेष जो बचा इससे ये रहा 45.5%। गैर खनिज स्रोतों में परमाणु ऊर्जा का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल है? 1.8% हिस्सा शामिल है परमाणु ऊर्जा का। आगे देखते हैं नई ऊर्जा नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? किफ़ायती दरों पर उपलब्धता, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और नियंत्रण, अधिक स्थिरता और आर्थिक विकास। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य हैं नई ऊर्जा नीति के। भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें वर्ष 2047 तक कितने गुना बढ़ने की संभावना है? 2.5 गुना बढ़ जाएंगी ऊर्जा आवश्यकता 2047 तक। भारत की जीवाश्म ईंधन की ज़रूरतें भारत की व्यावसायिक प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 90% हिस्सा है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों के लिए छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी वाले प्रोत्साहन की योजना है? तो कितने करोड़ घरों के लिए? 1 करोड़ घरों के लिए। ये डेटा आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी? तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। कोयला गैसीकरण मिशन सहित स्वच्छ कोयला की पहल शुरू की गई है जिसका लक्ष्य 2030 तक कितने मिलियन टन कोयला को गैसीकृत करना है? टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है तो 100 मिलियन टन, ठीक है, कोयला है, इसे 2030 तक गैसीकृत करना है, ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं राजकोषीय माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें है कुल बजटीय व्यय कितने करोड़ रुपए का है? तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है वही याद रखना है, ये सब 51 छोड़ दीजिए, 48.20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बजटीय व्यय। रक्षा क्षेत्र का बजट व्यय कितना है? 4,54,773 करोड़ रुपए है रक्षा क्षेत्र का बजट व्यय। ग्रामीण विकास पर बजट व्यय कितना है? 2,65,808, ठीक है, करोड़ रुपए ये ग्रामीण विकास पर बजट व्यय है। कृषि और संबद्ध गतिविधि का बजट व्यय कितना है? 1,51,851 करोड़ रुपए। शिक्षा पर कितना है? 1,25,638 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर बजट व्यय कितना है? 89,287 करोड़ रुपए। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य क्या है? कनेक्टिविटी बढ़ाने और माल ढुलाई को तेज करने के लिए देश भर में सड़क नेटवर्क बनाना। बजट में रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का शुद्ध पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है? तो रेलवे के लिए कितना है? 2.65 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बाढ़ प्रबंधन के लिए किन राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी? ये आपने याद रखना है, बाढ़ प्रबंधन के लिए किन राज्यों को सहायता दी जाएगी बजट में, किनका उल्लेख किया गया है? असम और हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो बाढ़ प्रबंधन के लिए असम और हिमाचल प्रदेश है, जबकि बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के कारण होने वाली हानि से निपटने के लिए किन राज्यों को सहायता दी जाएगी? तो ये हैं उत्तराखंड और सिक्किम।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं? ठीक है, तो 12 औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं। बिहार के संदर्भ में देखें गया केवल एक, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हैं दो, आगरा और प्रयागराज। ये आप कई बार देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर फोकस करते हुए केंद्रीय बजट 2024-25 का अवलोकन। विनिर्माण क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 17% हिस्सा है जीडीपी का। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने किन केंद्रों की शुरुआत की है? तो कौन से हैं? समर्थन उद्योग भारत 4.0 अथवा समर्थक उन्नत विनिर्माण एवं तीव्र परिवर्तन केंद्र। ठीक है। स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक सुविधाओं और कुशल सार्वजनिक सेवाओं के साथ औद्योगिक गतिविधि के लिए अनुकूल शहरी वातावरण बनाना। विगत 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ऐसे जो डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जा सकते हैं। तो 28% की अभिवृद्धि हुई है उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में। 83 लाख स्वयं सहायता समूहों द्वारा कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सहायता दी जाएगी। अब कुरुक्षेत्र का देख लेते हैं सार। इसमें है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय। पहला टॉपिक, तो आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र से जुड़े किस विषयों पर चिंता व्यक्त की गई है? कौन से क्षेत्र हैं ये? कम उत्पादकता के स्तर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, खंडित जोत और मार्केटिंग हेतु अपर्याप्त बुनियादी और अवसंरचना। ठीक है, तो इन क्षेत्रों की चर्चा की गई है। फिर आगे देखते हैं, कौन सी योजना नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है? तो ये कौन सी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है गरीब कल्याण योजना को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2015-16 में ये शुरू की गई थी कृषि सिंचाई योजना। भारत में कितने प्रतिशत कृषि भूमि असिंचित है? ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत कृषि भूमि असिंचित है? तो 54% जो भूमि है कृषि भूमि ये असिंचित है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के मुकाबले मनरेगा और एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है 2023 बजट के अनुमान के मुकाबले? तो मनरेगा में 43.33% की वृद्धि और एनआरएलएम में 6.49% की वृद्धि। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुंचना है, जिनकी संख्या लगभग कितने करोड़ है? 10 करोड़ संख्या है लगभग। ठीक है, किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि क्षेत्र में किसका कार्यान्वयन किया जाएगा? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का क्रियान्वयन होगा। अब आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ये आर्थिक सर्वेक्षण है तो ये हम डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत कहाँ बसता है? गाँव में। तो 65% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी का आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर है? तो 47% आबादी जो है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में कितने प्रतिशत से भी कम आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है? ये आप डेटा कोट कर सकते हैं। तो 50% आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। ठीक है, 50% से भी कम आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य। और ये कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। फिर है जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है इस वर्ष? तो 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है 4 अगस्त 2021 को। इसका लक्ष्य क्या है? कि प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य है समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये मैचिंग में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं अगर आपने यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2005 में। इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई है? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। स्वास्थ्य लिख सकते हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य योजना है। इसे कब लागू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, रोजगार सृजन कार्यक्रम ये शुरू हुई थी वर्ष 2008 में। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी।
और इसकी शुरुआत कब की थी? 2000 में की थी। ठीक है, तो ये योजना 2000 में शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये है 4.9% रहेगा, ये अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटा जीडीपी का। ठीक है, बाकी फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश किया गया था और उसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? तो 5.1%। तो ये आपने याद रखना है, जो फुल बजट हुआ है इसमें जीडीपी जो अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटे का, वो जीडीपी का 4.9%, जबकि फरवरी में जब अंतरिम बजट आया था उसमें जो अनुमान लगाया गया था राजकोषीय घाटे का, तो वो था जीडीपी का 5.1%। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 60,000 करोड़ रुपए, और ये कब शुरू हुई थी? 2019 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई है? 1998 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई है? वर्ष 2015 में। इसमें 3 कैटेगरी होती है। जो लास्ट की कैटेगरी थी पहले तरुण, ठीक है, उसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख। ये थी आपके लिए एडिशनल इन्फो। अगला देखते हैं, विकसित भारत की ओर एक कदम। वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन जीवीए में उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान क्रमशः कितना है? तो जीवीए में योगदान है उद्योग का 27.6% और सेवा क्षेत्र का है 54.7%। विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई है? 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है योजना में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के 3 स्तरीय उद्देश्यों के माध्यम से लाभार्थियों को समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना। ठीक है, आगे देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रमुख प्रावधान क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें शिल्पकारों को मान्यता प्रदान की जाएगी, उनका कौशल उन्नयन होगा, 3 लाख रुपए तक का ऋण, ठीक है, कितना? 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, 15,000 रुपए तक के टूल किट और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता। तो ये इसके प्रमुख प्रावधान हैं। आगे देखते हैं, बजट के परिप्रेक्ष्य में समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजना किस थ्योरी पर आधारित थी? डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का अर्थ क्या है? कि सीमित लोगों को पहले शिक्षित कर उनके जरिए शिक्षा को आम जन तक पहुंचाया जाए। इसका उद्देश्य भी याद रखना है। और इस सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिनट्स में इस सिद्धांत की शुरुआत की थी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी की। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? समावेशी और त्वरित मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 112, जहां पर बजट शब्द नहीं देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और बजट का अर्थ क्या है? कि बजट सरकार के राजस्व और व्यय का वार्षिक विवरण दिखाता है। पीएम श्री योजना में कितने आदर्श स्कूलों के उद्भव पर जोर दिया गया है? तो पीएम श्री योजना में कितने आदर्श स्कूल हैं? 14,500। ठीक है, ये आपने डेटा याद रखना है। फिर है पूर्वोदय योजना में कौन कौन राज्य शामिल हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइमलाइट में भी रही है। तो इसमें 5 राज्य हैं। कौन कौन से? बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है, ये 5 राज्य हैं पूर्वोदय योजना में। उद्योग कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु कार्य योजना। तो वर्ष 2022-23 के अनुमान के अनुसार भारत का कार्यबल लगभग कितना था? 56.5 करोड़। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत किसकी स्थापना की जाएगी? भारतीय स्ट्रीट मार्केट की स्थापना की जाएगी। हमने अभी पीएम स्वनिधि योजना देखी भी थी। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य कितनी रोजगार सृजित करना है? 17 लाख। ये सब बेकार के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 2023-24 के बजट में समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटित बजट राष्ट्रीय बजट का कितने प्रतिशत है? ये आपने डेटा याद रखना है। ठीक है, वर्ष 2023-24 के बजट में समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटित बजट राष्ट्रीय बजट का कितने प्रतिशत है? ये है 13%। अब एक तो यहाँ पर 2023-24 लिख दिया है, तो ये शायद पुराना है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अभिनव नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देना। कौन सा संस्थान झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्त पोषण में मदद करेगा? तो नाबार्ड मदद करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। और इसमें कितने प्रतिशत का किसान भुगतान करते हैं? खरीफ फसलों के लिए 2% का प्रीमियम देते हैं, रबी फसलों के लिए 1.5% का और कृषि फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं किसान।
इस योजना को किसानों के लिए कब स्वैच्छिक बना दिया? तो वर्ष 2020 में इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया था। अब देखते हैं विज्ञान प्रगति से रिलेटेड। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 किस विभाग के तहत पृथक जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की। ठीक है, आगे देखते हैं 21वीं सदी किस प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होगी? तो ये जैव अर्थव्यवस्था के द्वारा, बायो इकोनॉमी के द्वारा ये संचालित होगी 21वीं सदी। जैव अर्थव्यवस्था को 2030 तक कितने डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी 2030 तक। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद अपना पहला जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? हैदराबाद में। ठीक है, और ये पहला है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद केंद्र हैदराबाद में खुलेगा। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? तो ये वर्ष 2017 में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन को। कोविड के लिए पहला डीएनए टीका कौन सा था? ठीक है, कोविड के लिए पहला डीएनए टीका था जाओकोव डी था ये कोविड के लिए पहला डीएनए टीका। ग्लोबल बायो इंडिया की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो नवंबर 2019 में ग्लोबल बायो इंडिया की शुरुआत की गई थी। और ग्लोबल बायो इंडिया का तीसरा शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया का तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बायोटेक नवाचार और जैव निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं तथा अवसरों और जैव अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, इसकी थीम है। अब देखते हैं भारतीय महिला वैज्ञानिक। तो ई के जानकी अम्मल कौन थी? ये कोशिका आनुवांशिकी विज्ञानी है ई के जानकी अम्मल। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल में है। और साइलेंट वैली में किस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा था? तो ये हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट था, वहाँ पर इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, भारत की पहली महिला पश्चिमी चिकित्सा व्यवसायी कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। पाश्चात्य चिकित्सा में चिकित्सक बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। भारत की पहली मानव विज्ञानी कौन थे? इरावती कर्वे, ये भारत के पहले मानव विज्ञानी थे। भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन थी? ए ललिता, ये भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। और भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। ठीक है, भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को। अब देखते हैं स्वदेशी ड्रोन। तो भारत में कौन से संस्थान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस स्वदेशी हाईटेक सैन्य उपकरण विकसित करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं? तो ये है इसरो और डीआरडीओ। ठीक है, किस संस्थान ने देश में निर्मित पहले ऑटोनोमस लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का निर्माण किया है? किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, ऑटोनोमस लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, फिर आगे है देश में निर्मित पहले ऑटोनोमस लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। भारत किस देश से हेरॉन ड्रोन आयातित करना है? ये आपने याद रखना है, हेरॉन ड्रोन आयातित करता है इजराइल से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर में। तो समुद्री शैवाल कैसा पौधा है? ये कोई काम के है नहीं इसलिए छोड़ा गया है। तो समुद्री शैवाल पौधा है बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण करने वाला पौधा। मछलियाँ किन पोषक तत्वों का उत्सर्जन करती हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस का उत्सर्जन करती हैं मछलियाँ। वैश्विक मछली विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो 10% भाग पाया जाता है भारत में। और कुल मछली उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नीली क्रांति लाने के लिए कौन सी प्रमुख योजना लॉन्च की गई थी? तो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ये 2020 में लॉन्च की गई थी। ओजोन से रिलेटेड देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर 1994 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ओजोन एक गैस है जो कितने ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है? 3 ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। पराबैंगनी किरणों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर। फिर ओजोन क्षयकारी प्रमुख पदार्थ कौन से हैं? ये याद रखना है आपने। ठीक है, कूट में पूछ लेते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। ओजोन दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि दुनिया भर के लोगों को पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करना।
तो कुल मिला के ये पत्र पत्रिकाओं का सार हो गया। ठीक है, बाकी आगे यहाँ पर CDS परीक्षा 2 का पूरा व्याख्यात्मक हल दिया हुआ था, तो इस सेगमेंट को हम छोड़ देते हैं। अब ARO मॉक 6 पर यहाँ पर तो मैं कवर नहीं कराता हूँ, पर इसकी जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूंगा और आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं समसामयिक प्रश्न, और इस बार इसमें 80 प्रश्न दिए हुए हैं, जबकि पिछले कुछ मैगजीन में 100 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो 80 समसामयिक प्रश्न हम देखेंगे जो 27 अगस्त से 23 सितंबर 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित हैं। पहला है, 23 सितंबर 2024 को किसने घोषणा की कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना जाएगा? तो किसने की है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है। 23 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पेड़ मां के नाम ऐप का शुभारंभ किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। 23 सितंबर 2024 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अपर उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। ठीक है, 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये पहल है क्वाड कैंसर मूनशॉट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 22 सितंबर 2024 को अनुरा कुमारा दिसानायके, ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चिप्स बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 20 सितंबर 2024 को फसाई द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, और इसमें पहले स्थान पर कौन है? केरल जो है वो पहले स्थान पर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। 19 सितंबर 2024 को किस संस्था ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है कि जॉर्डन ने कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है और ये विश्व का पहला देश है। ठीक है, 21 सितंबर 2024 को सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया? तो किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया? तो किस अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को कहां पर राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया? तो वर्धा, गुजरात में। 19 सितंबर 2024 को इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन यानी IBD ने किस पहल की घोषणा की है? तो इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज, इस पहल की घोषणा किसने की है? IBD ने। ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। फिर 19 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। 19 सितंबर 2024 को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकार गठन के शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की है? नई दिल्ली में अध्यक्षता की है। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर हुआ है, जो अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है। 19 सितंबर 2024 को किसने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ MOU पर साइन किया है? तो किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? अमरावती में रखी है, अभी हाल ही में 20 सितंबर को। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी और IP सारथी चैटबॉट का अनावरण किया है? तो किसने किया है? पीयूष गोयल ने।
19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड FSNL में MSTC लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली मंजूरी दी? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और ये क्वेश्चन एकदम बर्बाद है। ठीक है। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित 19वें दिव्य कला मेला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है? याद क्या रखना है, 19वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो विषय था इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार। ठीक है। बाकी केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया है? तो शुभारंभ किया है 18 सितंबर 2024 को, और इसकी घोषणा बजट में की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, 18 सितंबर 2024 को इस योजना का शुभारंभ हो गया है। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक नामक विषय पर एक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? भारी उद्योग मंत्रालय। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी दी है? अभियान का नाम है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, और इसमें कितने, लगभग 63,000 ग्राम शामिल हैं। ठीक है, 63,000 गाँव शामिल हैं इसमें। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ, जिसकी थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो मिशन मौसम 2 वर्ष के लिए है। ठीक, आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 4थी वर्षगांठ पर किस उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया है? तो यह है मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु। 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, और इसकी थीम थी टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। ठीक है, थीम भी आपने याद रखना है। बाकी आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति अभ्यास के हिस्से के रूप में जोधपुर में किस विषय पर एक बहुराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो विषय था एयर डोमेन अवेयरनेस। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र यानी क्रिएट का उद्घाटन कहाँ किया है? लेह में। ठीक है। 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अनुसंधान सहायता परिषद बीरा के साथ मिलकर किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024, और ये किसने शुरू किया है? DBT ने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस बीरा ने। ठीक है, बीरा ने और DBT ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा है। क्या रखा है? श्री विजयपुरम। आगे देखते हैं। DRDO ने किस भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया है? तो जोरावर, ये एक भारतीय हल्का टैंक है। 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया है। आगे देखते हैं। 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने संचार भवन नई दिल्ली में किस बहुप्रतीक्षित महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो महोत्सव का नाम है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है। 12 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4.8%। ये आपने याद रखना है। चौथे 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन एक्सपो यानी चौथा री इन्वेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है।
17 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है। 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है इसका आयोजन। आगे देखते हैं, वायुसेना संघ ने नई दिल्ली में अपना 44वां वार्षिक दिवस कब मनाया है? 15 सितंबर को मनाया है। 8वां भारत जल सप्ताह 2024, ठीक है, 8वां भारत जल सप्ताह 2024, जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया गया और इसकी थीम है समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। तो ये भारत जल सप्ताह जो शुरू हुआ है इसकी थीम भी आपने याद रखनी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके तहत 5 सालों में 50,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ की महिलाओं को, और हर साल 10,000 रुपया दिया जाएगा। 5-5 हज़ार की 2 किस्त रहेंगी, एक किस्त दी जाएगी रक्षाबंधन वाले दिन और दूसरी किस्त 5,000 की दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। 17 सितंबर 2024 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर एक अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुमिता डावरा ने। बेकार क्वेश्चन है। 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में रोमानिया के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? एस जयशंकर ने जारी किया है। याद रखना है, रोमानिया के साथ अभी 75 वर्ष पूरे हुए हैं राजनयिक संबंधों के। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो प्रश्न है, 17 सितंबर 2024 को गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए? जिसका आंसर है नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहाँ किए, इंपॉर्टेंट ये है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया है। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने कहां पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया? तो कहां? इंचियोन में भाग लिया है। फिर आगे देखते हैं, 4 सितंबर 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की है? तो दूसरा संस्करण किसका है? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन? लातूर में। 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में किस थीम के साथ 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो थीम है इसकी विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। 27वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो योजना है स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष, एग्री श्योर। 3 सितंबर 2024 को NDA कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायुसेना प्रशिक्षण दल AFTT में किस स्वदेशी रूप से विकसित सिमुलेटर का उद्घाटन किया है? तो सुपर डुमोना विमान सिमुलेटर का उद्घाटन किया है। भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है, भारत और केन्या के बीच, ठीक है। फिर 2 सितंबर 2024 को नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने डेनियल बेथेल, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, इन्हें हराया था और अपना स्वर्ण पदक जीता है पेरिस पैरालंपिक में। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसकी थीम थी सशक्त एवं सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की भावना को मजबूत बनाना। भारतीय प्रशासनिक IAS अधिकारी राजेश वर्मा ने, ठीक है, आपने बस ये याद रखना है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अभी अधिकारी जो हैं ये अध्यक्ष बने हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बने हैं राजेश वर्मा, ठीक है। कौन बना है? राजेश वर्मा बने हैं यहाँ के अध्यक्ष। आपने बस इतना नाम याद रखना है, इतना क्यों ही याद रखना। फिर हाल ही में किस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह दावा किया गया है कि सिद्ध औषधियों के संयोजन से किशोरियों में एनीमिया को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है? तो किसमें प्रकाशित हुआ है? इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में प्रकाशित हुआ है ये।
इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इस विषय था ग्रीनिंग स्टील, सतत विकास के मार्ग। ठीक है। 9 एवं 10 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में चिंतन शिविर, तो ये चिंतन शिविर कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है। चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस शिविर का आयोजन किया। 10 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में किस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें। ठीक है। फिर 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कौन से 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का जलावतरण किया है? तो कौन है? आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। ठीक है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पदभार किसे मिला है? डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पद मिला है। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन। ठीक है। और ये कहाँ मनाया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। फिर आगे देखते हैं। 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए किस सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन किया है? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह है वाधवन बंदरगाह परियोजना। ठीक है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। आगे है 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दी है? तो किसे दी है मंजूरी? सीमेंस हेल्थिनियर्स। ठीक है। सीमेंस हेल्थिनियर्स को मंजूरी दी है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए अगर आपको कोई सुझाव देना है। ठीक है। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में आपको मिल जाएगी। आगे हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।